दिल्ली के शादरा इलाके की तंग गलियों में एक पुराना सा मकान आज भी खड़ा है। 2 मंजिला ये घर देखने में भले ही साधारण लगे, पर इसकी दीवारों में शर्मा परिवार की 3 पीढ़ियों की कहानियां बसती हैं। निचली मंजिल के पिछले वाले कमरे में रहते हैं 70 साल के हरप्रसाद शर्मा। ऊपर की मंजिल पर उनके 2 बेटे अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा विकास एक प्राइवेट बैंक में ऑफिसर है और छोटा पंकज एक स्कूल में टीचर है। दोनों के बच्चे हैं, पत्नियां हैं और अपनी अपनी छोटी सी दुनिया है। घर एक ही है, पर अब दोनों मंजिलों के बीच इतनी दूरी है कि लगता है 2 अलग दुनिया है। हरप्रसाद की जिंदगी संघर्षों से भरी रही। 1932 में जब दिल्ली आए थे तो जेब में सिर्फ 50 रुपए और दिल में हौसला था। एक छोटी सी किराने की दुकान से शुरुआत की। सुबह 4 बजे उठना, मंडी जाना, सामान लाना और रात 12 बजे तक दुकान पर बैठना। उनकी पत्नी शकुंतला उनकी परछाई थी। दिन भर दुकान संभालती, घर का काम करती और बच्चों को पढ़ाती। शकुंतला अक्सर कहती, हर प्रसाद जी, हम भले ही अनपढ़ हैं, पर अपने बच्चों को हम काबिल बनाएंगे। देखना, एक दिन यही बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम कर दी। ना कभी सिनेमा देखा, ना कभी बाहर खाना खाया, ना कभी नए कपड़े पहने। बस एक ही सपना था, बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छी नौकरी करें और उनकी जिंदगी हमसे बेहतर हो। समय बीता। विकास ने बैंकिंग की परीक्षा पास की। पंकज ने बीएड किया। दोनों की शादियां हुई, बच्चे हुए और धीरे धीरे ऊपर वाली मंजिल पर उनकी अलग गृहस्थियां बस गई। पहले सब साथ खाते थे, फिर धीरे धीरे हरप्रसाद और शकुंतला खाना अलग बनाने लगे। बहू बेटे कभी भी अपनी कोई बात हरप्रसाद और शकुंतला को नहीं बताते थे। उन्हें पड़ोसियों से कुछ कुछ बातें पता चलती थी। शकुंतला को बहुत तकलीफ होती थी। वह कहती, सुनते हो, अपने ही घर में हम मेहमान हो गए हैं। हरप्रसाद चुप रहते। उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या जवाब दें। साल 2021। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शकुंतला को भी बुखार आया। हरप्रसाद ने बेटों से कहा कि अस्पताल ले चलो, पर शहर के सारे अस्पताल भरे हुए थे। ऑक्सीजन की कमी थी, बेड नहीं मिल रहे थे। विकास ने कहा, पापा, कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं जगह नहीं है। आप घर पर ही देखभाल करो। पंकज बोला, डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख दी हैं, वो देते रहो, ठीक हो जाएंगी। पर शकुंतला ठीक नहीं हुई। 13 मई की रात उन्होंने हरप्रसाद का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, पर एक बात याद रखना, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, भगवान तुम्हारे साथ है। यह कहते कहते उनकी आंखें बंद हो गई। हरप्रसाद का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेटे और बहुएं भी रोए, पर 3 दिन के अंदर सब सामान्य हो गया। 13वीं के दिन तक तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। बस निचली मंजिल पर अब शकुंतला नहीं थी। शकुंतला के जाने के बाद हरप्रसाद बिल्कुल टूट गए। सुबह उठते तो लगता कोई सिर पर हाथ रखकर पूछता, चाय बनाऊं? वो आवाज़ अब नहीं थी। कमरे में शकुंतला की तस्वीर लगी थी, जिसके सामने वह घंटों बैठे रहते। उनका खाना पीना अब पूरी तरह बेटों और बहुओं की मर्जी पर निर्भर था। सुबह का नाश्ता विकास की पत्नी रीना भेजती, 1 कप चाय और 2 बिस्किट, कभी कभी 1 प्लेट पोहा या उपमा, पर अक्सर चाय ही आती। दोपहर का खाना पंकज की पत्नी सीमा देती, दाल रोटी और सब्जी, पर अक्सर खाना ठंडा होता, क्योंकि वह अपनी सहूलियत से भेजती। रात का खाना, यह सबसे बुरा हिस्सा था। रात का कोई तय वक्त नहीं था। कभी 8 बजे खाना आता, तो कभी 10:30 बजे। कभी कभी तो बहुएं अपने अपने घर में खा पी कर आराम कर रही होती और हरप्रसाद भूखे पेट इंतजार कर रहे होते। एक रात तो हद ही हो गई। 11 बज गए, खाना नहीं आया। हरप्रसाद हिम्मत करके ऊपर जाकर देखा।
विकास के घर का दरवाज़ा बंद था। पंकज के घर से आवाज़ें आ रही थी, बच्चों की हंसी, टीवी की आवाज़। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। पंकज ने दरवाज़ा खोला। पापा आप? क्या हुआ? बेटा खाना। खाना नहीं आया? हरप्रसाद ने धीरे से कहा। सीमा अंदर से बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, बच्चों को पढ़ा रही थी। रुको अभी देती हूँ। 5 मिनट बाद एक प्लेट में 2 ठंडी रोटियां और सूखी सब्जी आई। हरप्रसाद ने प्लेट ली और धीरे धीरे नीचे उतर आए। खाना खाते खाते उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शकुंतला, तू होती तो क्या मेरा ये हाल होता? वह तस्वीर से बोले। एक दिन की बात है, हरप्रसाद सुबह अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनका पुराना मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखा, रमाकांत। रमाकांत उनका बचपन का दोस्त था, आगरा से। साथ पढ़े थे, साथ खेले थे, पर फिर जिंदगी ने दोनों को अलग कर दिया। हरप्रसाद पहचाना? उधर से आवाज आई, रमाकांत, अरे तू, इतने सालों बाद। हरप्रसाद की आवाज में जान आ गई। दोनों ने बहुत देर बात की। रमाकांत ने बताया कि वह अब वृंदावन में रहता है, एक छोटे से आश्रम में। उसकी पत्नी भी नहीं रही, बच्चे विदेश में बस गए हैं। 3 साल पहले रमाकांत ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और पैसे बैंक में जमा कर दिए और अब आश्रम में रहते हैं। बैंक से उन्हें रकम का जो भी ब्याज मिलता है, वह उन पैसों से अपना गुजर बसर करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। यार हरप्रसाद, तू यकीन नहीं करेगा, यहाँ आकर मुझे असली शांति मिली। मंदिर जाता हूँ, भजन गाता हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस भगवान का नाम और अपनी मर्जी की जिंदगी। तुम बहुत खुश नसीब हो रमाकांत, हरप्रसाद बोले। खुश नसीब? क्यों? तू भी मेरे जैसा खुश नसीब हो सकता है। यहाँ एक कमरा खाली है, रमाकांत ने कहा। हरप्रसाद चुप हो गए। रमाकांत ने फिर कहा, देख मैं तुझे 2 दिन देता हूँ। हाँ बोलेगा तो मैं आकर तुझे ले जाऊँगा, नहीं बोलेगा तो फिर कभी फ़ोन मत करना। यह ज़िंदगी है, कोई रिहर्सल नहीं है। जो जीना है अभी जी। फ़ोन रखने के बाद हरप्रसाद बहुत देर तक सोचते रहे। उस रात वह सो नहीं पाए। अगले दिन रविवार था। सुबह से बच्चों की चिल्पौ मची हुई थी। विकास और पंकज दोनों अपने अपने परिवारों के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। नीचे गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। हरप्रसाद बाहर आए। विकास ने कहा, पापा हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं। बच्चों की बहुत जिद थी। आपका खाना फ्रिज में रख दिया है, गरम करके खा लेना। बेटा मैं भी। हरप्रसाद कुछ कहते, इससे पहले ही पंकज बीच में बोला, पापा आपको वहाँ मज़ा नहीं आएगा। वहाँ बहुत भीड़ होगी, स्लाइड्स हैं, पानी की लहरें हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप आराम करो। हरप्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया। पल भर में गाड़ियाँ गायब हो गई। उन्होंने फ्रिज खोला। अंदर एक प्लेट में 2 रोटियां, आलू की सूखी सब्जी और एक कटोरी में दही रखा था। खाना कल रात का बचा हुआ था। वह प्लेट लेकर कमरे में आए। खाने बैठे तो पहला निवाला ही गले में अटक गया। उन्होंने प्लेट एक तरफ रख दी और सीधे शकुंतला की तस्वीर के पास गए। शकुंतला, आज मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ। हमने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी, तूने तो अपनी सेहत तक नहीं देखी। हमने कभी अपने लिए एक पैसा खर्च नहीं किया, कभी कहीं घूमने नहीं गए, और आज आज हाल ये है कि मुझे भूखे सोना पड़ता है। ये बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं या हमारी जिंदगी का कोई अभिशाप? वह रो पड़े। बहुत देर रोते रहे, फिर अचानक उठे, अपना चश्मा साफ किया और बैंक की पासबुक निकाली। उन्होंने रमाकांत को फ़ोन लगाया। रमाकांत, मैं आ रहा हूँ, कल ही आ रहा हूँ। अगली सुबह हरप्रसाद ने अपना पुराना बैग निकाला। उसमें कुछ कपड़े रखे, दवाइयाँ रखी, शकुंतला की तस्वीर रखी और पासबुक। वह सीढ़ियों से ऊपर गए। विकास अभी ऑफिस नहीं गया था, पंकज भी वहीं था।
रीना और सीमा रसोई में थी। सुनो, मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। हरप्रसाद की आवाज़ में एक अलग ही दृढ़ता थी। सब इकट्ठे हुए। मैं जा रहा हूँ वृंदावन, मेरा एक दोस्त वहाँ रहता है। सीमा तुरंत बोली, पापा जी, आप पागल हो गए हैं। इस उम्र में अकेले कहाँ जाएंगे? लोग क्या कहेंगे? हरप्रसाद मुस्कुराए। लोग क्या कहेंगे? यही सवाल तुम्हारी माँ भी पूछती थी, और इसी लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हमने अपनी पूरी जिंदगी जीना छोड़ दिया। अब बहुत हो गया, विकास ने कहा। पापा, हमें बताइए क्या कमी है? हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं, खाना पीना, दवाई, सब तो। खाना? हरप्रसाद का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। तुम लोगों ने मुझे कभी वक्त पर खाना दिया? पूछा कभी कि पापा आपको क्या खाना पसंद है? पूछा कभी कि पापा आप अकेले तो नहीं हो? मैं 2 महीने से तुम दोनों को बता रहा हूँ कि मेरा चश्मा टूट गया है, नया बनवा दो। किसी के पास वक्त नहीं है, और आज कह रहे हो कि ध्यान रखते हैं। माहौल एकदम शांत हो गया। रीना और सीमा नीचे देखने लगी। हरप्रसाद ने धीरे से कहा, मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। सच कहूँ तो तुमसे नहीं, अपने आप से नाराज हूँ। हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर काबिल तो बना दिया, पर इंसान बनाना भूल गए। यह हमारी गलती थी। पंकज की आंखें भर आई। पापा, नहीं बेटा, अब मुझे मत रोक। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने आखिरी वक्त में कहा था कि खुद को कभी अकेला मत समझना। आज मैंने वह बात समझ ली है। वह बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़े। सीढ़ियाँ उतरते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 साल बीत गए। आज हरप्रसाद वृंदावन के एक छोटे से आश्रम में रहते हैं। उनका कमरा छोटा है पर साफ सुथरा। खिड़की से यमुना दिखती है। दीवार पर शकुंतला की तस्वीर लगी है, जिसके आगे हर रोज अगरबत्ती जलाते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, नहा धोकर मंदिर जाते हैं। आश्रम के पास ही एक स्कूल है, जहाँ वह गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं। शाम को रमाकांत और दूसरे बुजुर्गों के साथ बैठकर भजन गाते हैं, चाय पीते हैं, हंसते हैं। पता है रमाकांत, जिंदगी में पहली बार मुझे लगता है कि मैं सचमुच जी रहा हूँ। हरप्रसाद अक्सर कहते। और तेरे बेटे, उनकी याद नहीं आती? रमाकांत पूछता। आती है, बहुत आती है, पर अब मैं यह समझ गया हूँ कि प्यार करना और अपनी जिंदगी दांव पर लगाना, दोनों में फर्क है। मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, अब नहीं लगाऊंगा। एक दिन शाम का वक्त था। हरप्रसाद आश्रम के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी एक ऑटो रिक्शा गेट पर आकर रुका। उसमें से उतरे विकास, पंकज और दोनों बहुएं। उनके साथ बच्चे भी थे। हरप्रसाद ने उन्हें देखा, पर उठे नहीं। विकास आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। पापा, बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? पंकज ने कहा, पापा, हमें माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आपका ख्याल रखना चाहिए था, पर हम तो अपनी ही दुनिया में खो गए थे। विकास बोला, पापा, आपके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमने क्या खोया। शुरू में तो लगा कि आप नाराज़ होकर गए हैं, वापस आ जाएंगे, पर फिर जब आपने फ़ोन भी नहीं उठाया तो हमें सच्चाई समझ आई। हरप्रसाद ने चाय का घूंट लिया और धीरे से बोले, बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। यहाँ मुझे शांति मिली है। रीना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको कभी गर्म खाना नहीं दिया, कभी पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए। मैं बहुत बुरी बहू हूँ। सीमा भी बोली, पापा जी, मुझे भी माफ़ कर दो। हम दोनों को अब समझ आ गया है कि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। हरप्रसाद की आंखें भी नम हो गई। वह उठे और बच्चों के पास गए। अपने पोते पोतियों को देखकर उनका दिल पसीज गया। बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए। दादाजी, आप घर चलो ना, हमें आपकी बहुत याद आती है, छोटी पोती अनन्या बोली। हरप्रसाद ने उसे गोद में उठा लिया। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ बेटा।
विकास ने फिर कहा, पापा हम आपको लेने आए हैं। हमने सब कुछ ठीक कर लिया है। अब आप नीचे नहीं हमारे साथ ही रहेंगे। हमने आपके लिए ऊपर कमरा तैयार कर लिया है। हरप्रसाद मुस्कुराए। बेटा मैं यहाँ खुश हूँ। यह मेरी जगह है। पर हाँ तुम लोग हर महीने आया करो। बच्चों को लेकर आना। और हाँ अब मैं तुम्हारा फ़ोन उठाऊंगा। उस शाम पूरा परिवार आश्रम के बरामदे में बैठकर साथ खाना खाया। हरप्रसाद ने बच्चों को कहानियाँ सुनाई। विकास और पंकज ने पापा के पैर दबाए और बहुओं ने मिलकर चाय बनाई। सूरज ढल रहा था। यमुना का पानी सुनहरा हो रहा था। हरप्रसाद ने ऊपर आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोले, शकुंतला देख, हमारा परिवार आज सचमुच एक हो गया। तू शांति से सो, मैं अब अकेला नहीं हूँ। अगले दिन जब विकास और पंकज अपने परिवारों के साथ वापस जाने लगे, तो हरप्रसाद ने उन्हें गेट तक छोड़ा। जाते जाते विकास ने पूछा, पापा आप सच में नहीं चलेंगे? नहीं बेटा, मैं यहीं पर खुश हूँ। पर याद रखना, माता पिता कभी बोझ नहीं होते। वह तो पेड़ की जड़ें हैं। जड़ें सूख गई तो पेड़ कितना भी हरा भरा दिखे, एक दिन गिर जाएगा। अपने बच्चों को यह बात ज़रूर सिखाना। विकास की आंखों में आंसू थे। अपने पापा के पैर छुए। पंकज ने भी, दोनों बहुओं ने भी पैर छुए और आशीर्वाद लिया। गाड़ी दूर तक जाती दिखी। हरप्रसाद गेट पर खड़े खड़े हाथ हिलाते रहे। फिर धीरे धीरे मुड़कर अपने कमरे की ओर बढ़े। शकुंतला की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाई और मुस्कुरा के बोले, देखो शकुंतला, सब ठीक हो गया। तूने कहा था ना कि भगवान मेरे साथ है। आज मुझे यकीन हो गया। बाहर यमुना बह रही थी। मंदिर से घंटियों की आवाज़ें आ रही थी और हरप्रसाद शर्मा अपने छोटे से कमरे में बैठे जिंदगी में शायद पहली बार सचमुच खुश थे। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी सिर्फ हरप्रसाद की नहीं, बल्कि उन अनगिनत बुजुर्गों की है जो अपने ही घरों में अजनबी बनकर रह गए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम कर दी, पर बदले में उन्हें सिर्फ अकेलापन और उपेक्षा मिली। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपकी आंखें नम हुई हैं, या आपको अपने माता पिता की याद आई है, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका एक भावुक शब्द किसी और को भी अपने बुजुर्गों की कद्र करने की प्रेरणा दे सकता है। और हाँ, अगर आप भी अपने माता पिता अपने आपके आसपास हैं, तो यह कहानी पढ़ने के बाद जाकर उन्हें गले लगा लीजिए। उन्हें पूछिए, आपको कुछ खाने का मन है? यकीन मानिए, इस एक सवाल में उनकी पूरी दुनिया की मोहब्बत समा जाएगी। ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आपका स्नेह और समर्थन ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद।